राधे राधे दोस्तों। हम लोग नगेंद्र की बुक से वाचन कर रहे हैं। पूर्व पीठ का चल रहा है, तो अब आगे देखते हैं। इतिहासकार के रूप में आचार्य शुक्ल की सबसे बड़ी विशेषता है कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधित इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता देना। इस क्षेत्र में इन्होंने एक तो चुने हुए कवियों को ही लिया है, जहां मिश्र बंधु विनोद में कवि संख्या 5000 तक पहुंच चुकी थी, वहां उन्होंने उनमें से लगभग 1000 को ही अपने इतिहास में रामचंद्र शुक्ल का इतिहास का ग्रंथ का क्या नाम है, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें इन्होंने कितने लिए, 1000 ही कवियों को लिया स्थान दिया था। फिर उनके विवेचन में उनकी साहित्यिक महत्ता व लघुता का ध्यान रखते हुए उन्होंने तदनुसार ही स्थान दिया। वस्तुतः इतिहास के इतने संक्षिप्त कलेवर में भी इतने कवियों का जैसा प्रामाणिक, सारगर्भित एवं सो उदाहरण विवेचन के वे प्रस्तुत कर पाए हैं, उससे इतिहासकार शुक्ल की महत्ता प्रामाणिक होती है। इसी प्रकार विभिन्न काव्यधाराओं और युगों की साहित्यिक प्रवृत्तियों के निर्धारण में भी उन्होंने असाधारण सफलता प्राप्त हुई है। किसकी बात हो रही है, रामचंद्र शुक्ल की। रीति ग्रंथकारों के आचार तत्व एवं कवि तत्व का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए उनकी उपलब्धियों तथा सीमाओं के संबंध में जो निर्णय आचार्य शुक्ल ने दिए, वे बहुत कुछ अंशों में आज भी मान्य हैं। तो इस समय हम कौन से आचार्य की बात हो रही है, रामचंद्र शुक्ल की बात हो रही है। आगे देखिए, इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य शुक्ल का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनका इतिहास ही कदाचित अपने विषय का एक ऐसा पहला ग्रंथ है जिसमें उन्होंने सूक्ष्म एवं व्यापक दृष्टि, विकास दृष्टिकोण, स्पष्ट विवेचन, विश्लेषण और प्रामाणिक निष्कर्षों का सन्निवेश मिलता है। किंतु फिर भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके द्वारा इतिहास की रचना उस समय हुई थी जबकि हिंदी का अधिकांश प्राचीन साहित्य अज्ञात, लुप्त एवं अप्रकाशित अव्यवस्था में पड़ा था। तो रामचंद्र शुक्ल के इतिहास का उन्होंने जब लिखा था तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि हमें उन्होंने जब हिंदी का विकास किया था, हिंदी जो उन्होंने इतिहास लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि हिंदी का अधिकांश प्राचीन साहित्य अज्ञात, लुप्त एवं अप्रकाशित अव्यवस्था में पड़ा था, जिसको उन्होंने व्यवस्थित किया है तथा उनका प्रामाणिक अध्याय विश्लेषण नहीं हो पाया था। वस्तुतः इतिहासकार से ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह इतिहास की सहस्त्र अधिक रचनाओं का स्वयं ही अनुसंधान, अध्ययन, विश्लेषण करके उपलब्ध निष्कर्षों के आधार पर इतिहास की रचना करें, अपितु वह उन्हें अन्य अनुसंधानकर्ताओं द्वारा उपलब्ध तथ्यों और निष्कर्षों के आलोक में अपना कार्य संपादन करता है। ये दूसरी बात है कि उन तथ्यों और निष्कर्षों की ऐतिहासिक व्याख्या वह अपने ढंग से स्वतंत्र रूप में करता है, किंतु आचार्य शुक्ल के इतिहास लेखन के समय तो हिंदी अनुसंधान का आरंभ मात्र ही हो पाया था। यहाँ से आप निशान लगा लीजिए। किंतु आचार्य शुक्ल के इतिहास के लेखन के समय तो हिंदी अनुसंधान का आरंभ मात्र ही हो पाया था। इस तथ्य की पुष्टि इस बात से होती है कि सन 1929 तक सारे हिंदी जगत में लिखे गए शोध प्रबंधों की संख्या 3-4 से अधिक नहीं थी। ऐसी स्थिति में इतिहास के जिस पक्ष का संबंध उनकी स्वतंत्र चिंतना एवं विवेचना शक्ति से था, उसमें तो उन्हें स्थायी सफलता मिलती, किंतु जो पक्ष इतिहास की आधारभूत सामग्री से संबद्ध था, उसमें उन्हें अनुमान और कल्पना से काम लेना पड़ा।
जिसका परिणाम ये हुआ कि इस पक्ष में संबंधित उनके अनेक निष्कर्ष अब अप्रामाणिक सिद्ध हो गए हैं। उस इससे उनके इतिहास में अनेक ऐसी त्रुटियां तथा असंगतियों का प्रादुर्भाव हो गया जो आज की स्थिति में उनके इतिहास के दुर्लभ पक्ष को सूचित करती है। इस प्रकार वीर गाथा काल में उल्लिखित रचनाओं के अस्तित्वहीन अप्रामाणिक प्रवृत्तियों या अन्य भाषा में रचित सिद्ध हो जाने के कारण भी ये काल आज अत्यंत विवादग्रस्त हो गया था। तो रामचंद्र शुक्ल ने दोहरा दोहरा मतलब दोहरा कहा है वीरगाथा काल, आदिकाल को उन्होंने वीरगाथा काल भी कहा है। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। इसको आप लिख लीजिएगा कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा है। आगे देखिए, भक्ति काल के नामकरण और वर्गीकरण में एक कठिनाई ये हो सकती है कि धर्मनिरपेक्ष दृष्टि से राजश्रेय एवं लोकाश्रय में काव्य रचना करने वाले कवियों के लिए ये रामकृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य अवतार या देवी देवता की उपासना करने वाले भक्त कवियों के लिए उसमें समुचित स्थान नहीं है। फिर भी ये नामकरण और वर्गीकरण व्यवहारिक दृष्टि से सरल, सुगम एवं मान्य सिद्ध हुआ है। जो हमारा नगेंद्र का जो हम वाचन कर रहे हैं, इनकी भाषा बहुत क्लिष्ट है। अधिकतर लोग पूरी बुक नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन आप लोग हमारे साथ इसको पूरा शुरू से अंत तक इसकी पढ़ाई पढ़िएगा। और जहाँ जहाँ मैं आपको अंडरलाइन कराती चल रही हूँ, वहाँ पे आप इसको अंडरलाइन करते चलिए। और एक दो बार आप लोग अपने आप भी करेंगे तो आपको खुद इसके तथ्य समझ में आने लगेंगे। इसकी भाषा क्लिष्ट तो है, लेकिन समझ में आएगी जब आप एक दो बार इसका खुद से पढ़ेंगे। आगे देखिए, भक्ति काल की ही भांति रीति काल में भी नामकरण, सीमा निर्धारण, परंपराओं व काव्य धाराओं का वर्गीकरण वर्ग विशेष के एक पक्षी बोध का सूचक है। इससे इस काल के रीति मुक्त प्रेम मार्गी कवियों, वीर रसात्मक काव्यों के रचयिताओं एवं राजनीति एवं वैराग संबंधित मुक्तकों के रचयिता कवियों के साथ न्याय नहीं हो सकता। केशवदास जैसे आचार्य कवि को अलंकारवादी तथा परिवर्तित रीति काव्यों की रसवादी घोषित करते हुए केशवदास, यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, केशवदास को अलंकारवादी आचार्य भी कहा जाता है। यहाँ तक आप कर लीजिए। और फिर आगे, रीति कवियों को रसवादी घोषित करते हुए उन्हें रीति परंपरा के प्रवर्तक के पद से वंचित करना भी संगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि यहाँ जहाँ एक और केशव ने रसिक प्रिया में रस सिद्धांत का संगोपांग निरूपण किया है, वहीं दूसरी ओर रीति कवियों में प्रायः अलंकारों पर भी ग्रंथ लिखे। किसने लिखे? केशवदास की बात हो रही है। वास्तविकता ये है कि रीति प्रतिपादन के क्षेत्र में इस काल में प्रायः सभी रीतिबद्ध कवियों ने न केवल केशवदास द्वारा प्रस्तुत का विषयों का अपितु उनकी प्रतिपादन शैली का भी पूरी तरह अनुसरण किया है। ऐसी स्थिति में तथा कथित रीति काल का प्रवर्तक केशव से ही माना ऐतिहासिक दृष्टि से ठीक होगा। तो रीति काल का प्रवर्तक किसे माना जाता है? केशवदास को। तो आप इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, रीति काल का प्रवर्तक केशवदास को माना जाता है। तो आज हम लोग यहीं तक इसका वाचन करेंगे। और हाँ, आप लोगों का अगर हमारे ये नगेंद्र का बुक का वाचन सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप लोग मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।